गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए है और आज की इस क्लास में हम जैसे कि आपको पता है कि 10th क्लास के लिए भी क्लास करेंगे। 9th वाले भी इन्हीं क्लास को पढ़ते हैं। 9th वाले बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग सेम सिलेबस है। और इस लाइट के बारे में आज पढ़ा। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे 8th क्लास को पास कर 9th क्लास में आएंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको जैसे बताया जा चुका है कि हाँ, अब आपके साइंस की 3 ब्रांचेज हैं, 3 शाखाओं में साइंस बढ़ चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम यहाँ मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और इससे पहले की क्लास में हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दिया था, कुछ डिस्कस किए थे लाइट के बारे में, कुछ पॉइंट्स। उसके आगे की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है कि 9th वाले 10th वाले बच्चे सभी को ये वीडियोस देखनी है। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के बारे में आपको बताया था। लाइट क्या है? लाइट प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक सोर्स है। एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसके बाद पॉइंट ये उठता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आपको सबसे ज्यादा लाइट कहाँ से मिलती है? क्या किसी बल्ब से लाइट मिलती है? नहीं। सबसे ज्यादा लाइट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन प्रकाश का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब प्रकाश के बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर रिफ्लेक्शन की तरफ आगे चलेंगे हम। प्रकाश के बारे में आपको बताया गया था कि प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है और प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। ये बात हमें कैसे पता चली? न्यूटन ने इस बात को सिद्ध किया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। कैसे सिद्ध किया? उन्होंने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया। उन्होंने कुछ इस प्रकार से कुछ कार्डबोर्डों को सामने रखा, कुछ इस प्रकार से कार्डबोर्ड को उन्होंने सामने रखा और उन कार्डबोर्ड में, सब कार्डबोर्ड में एक छिद्र किया गया, छिद्र किया गया, सभी कार्डबोर्ड में छिद्र किया गया। और एक प्रकाश की एक रेस थी, प्रकाश का एक रेस माना गया है कि प्रकाश एक किरण है और उस किरण को इन तीनों कार्डबोर्डों से गुजारा। तो हमें पता चला कि तीनों ही जो कार्डबोर्ड के जो छिद्र हैं बनाए गए हैं, जो होल बनाए गए हैं, वो प्रकाश की, वो लाइट की रेस इन सीधी तीनों से पार निकल गई। इट मीन्स, इसका मतलब यही है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। फर्स्ट पॉइंट है। इस प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग 2.99999 मीटर पर सेकंड है। और इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड मानते हैं। ये सब पॉइंट हमने पढ़े। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसकी स्पीड ये है। ये सब पॉइंट प्रकाश के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये किसने सिद्ध किया था? ये हमें न्यूटन ने बताया था। सर आइजैक न्यूटन, आपने नाम सुना, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। न्यूटन ने प्रयोग किया। थर्ड पॉइंट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। वैद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो कुछ इस प्रकार से वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। मैं आपको चित्र बना के दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से वेव्स होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रकाश को एक वैद्युत चुंबकीय तरंग माना जा रहा है। ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस वैद्युत चुंबकीय तरंग की क्या क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकाश की भी बात करूं तो प्रकाश को चलने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। प्रकाश को किसी जाने के लिए किसी स्थान पर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की एक रेज है। इन्हीं रेज को, इन्हीं वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों बोला गया? इसमें कुछ पार्ट्स इलेक्ट्रिकल होता है, वैद्युत होता है, और कुछ पार्ट चुंबकीय होता है। तो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है अपर और लोअर वाला पार्ट, ये वैद्युत पार्ट है, नीचे वाला चुंबकीय पार्ट है। परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। तो ये जो वेक्टर आपको दिखाए गए हैं यहाँ, ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के वेक्टर है, ये चुंबकीय क्षेत्र उसके वेक्टर है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो ये तो हम आगे जाके डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपको बस अभी यही समझना है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको कौन सारे ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो ये आपके पॉइंट है। अब इसका आगे जब हम डिस्कस करेंगे, आपको ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन को रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि आपके सामने आप एक बॉल लें और बॉल को दीवार में मारें तो क्या होगा? बॉल वापस आएगी या बॉल दीवार से पार हो जाएगी? क्या होगा? तो बॉल वापस आपके पास आएगी। तो यही रिफ्लेक्शन है, यही परावर्तन है। जब कोई चीज किसी माध्यम से टकराकर वापस वहीं आ जाए, वापस उसी माध्यम में आ जाए, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसी को परावर्तन बोलते हैं। अब ये परावर्तन हम लाइट के लिए पढ़ रहे हैं। तो जब लाइट किसी एक माध्यम में होती है तो दूसरे माध्यम में जाने की बजाय दूसरे माध्यम से टकराकर वापस अपने उसी माध्यम में आ जाए, तो इसी को रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब
जब लाइट ट्रेवल करती है, लाइट किसी सोर्स पर जाकर पड़ती है, तो यहाँ सपोज एक लाइट का सोर्स है, यहाँ हमने कैंडल बना दी, ये कैंडल है, ये कैंडल है, और यहां से लाइट की रेस यहां चली, यहां एक मीडियम रखा हुआ है, यहां एक मीडियम है। तो जब लाइट यहां इस मीडियम पर जाकर पड़ती है तो लाइट का क्या हो सकता है, ध्यान से समझना है। या तो लाइट का कुछ, लाइट क्योंकि एक एनर्जी है, या तो लाइट का कुछ हिस्सा लाइट का कुछ हिस्सा यहां से टकराकर इससे टकराएगा और टकराकर वापस आ जाएगा। ये फर्स्ट चीज है, इसको बोला गया रिफ्लेक्शन। ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है। तो या तो लाइट का मुझे सब वापस आएगा, या हो सकता है लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। ये सेकंड चीज है। थर्ड चीज क्या है कि लाइट इससे पार निकल जाए, यहां क्रॉस हो जाए। तो अब इसमें क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। सेकंड चीज। थर्ड चीज क्या हो सकती है, लाइट रिफ्रैक्ट हो, रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो तीन चीज होती है, या तो परावर्तन होगा, या लाइट का अवशोषण होगा, या लाइट का अपवर्तन होगा। तीन चीज यहां प्रकाश के बारे में होती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये सब चीज होती क्या है। परावर्तन आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि परावर्तन क्या होता है। जब कोई चीज किसी माध्यम से टकराकर वापस वहीं चली जाए उसको परावर्तन बोला गया है। जैसे कि हमने बताया कि यदि बॉल को दीवार पर मारा जाएगा तो क्या बॉल वापस आएगी, तो वापस ही आएगी, तो इसी को रिफ्लेक्शन बोला गया, परावर्तन बोला गया। अवशोषण क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ इस लाइट से एक लाइट है और इस बोर्ड पर लाइट पड़ रही है। हमें इस बोर्ड पर कहीं तो ब्लैक दिखाई दे रहा है, कहीं व्हाइट दिखाई दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, ध्यान से समझना है। जब व्हाइट लाइट इस बोर्ड पर पड़ेगी तो इस बोर्ड के पास अपना एक कलर है, अपना एक कलर है, वो कलर व्हाइट है। जो व्हाइट लाइट इस बोर्ड पर पड़ रही है उसमें 7 टाइप के कलर होते हैं। प्रकाश के किसी भी रंग स्रोत में 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो अब इसके पास जो है व्हाइट लाइट व्हाइट है, तो क्या काम करेगा, सभी को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर देगा, सभी को रिफ्लेक्ट कर देगा व्हाइट बोर्ड, क्योंकि इसके पास सारे कलर हैं। व्हाइट लाइट के पास 7 कलर होते हैं, बोर्ड पे व्हाइट है तो उसके पास सारे के सारे कलर मौजूद है। तो इसको किसी प्रकार का अवशोषण यहाँ नहीं होगा, ये सभी रंगों को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तन कर देगा। इसलिए हमें क्या दिखाई देगा, इसलिए हमें व्हाइट दिखाई देगा। यदि मैं ब्लैक की बात करूं तो क्या होगा, जब ये व्हाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो इसके पास, यहां ब्लैक इसलिए दिखाई दे रहा है कि इसके पास जो है सभी कलर नहीं है, इसके पास सभी कलर नहीं है, इसके पास ब्लैक कलर है। तो क्या काम करेगा, ब्लैक कलर अपने पास रखेगा और सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसलिए इसका रंग क्या दिखाई दे रहा है, इसका रंग हमें ब्लैक दिखाई दे रहा है। ये एक डस्टर है, डस्टर ये इधर से काला दिख रहा है, इधर से ब्लैक है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। जब व्हाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। तो 7 कलर में से जो कलर इसके पास है उस कलर को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जैसे ही रेड कलर इसके पास है
ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा और सभी कलर को अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं अवशोषण। तो ये रेड कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तन करेगा, वो रेड कलर हमारी आंख में जाएगा, हमें डस्ट कैसा दिखाई देगा, रेड कलर। अब मैं इधर की बात करूं, इधर से ब्लैक दिखाई दे रहा है, इसका रीजन क्या है? अब इस डस्ट के पास ब्लैक कलर है, तो क्या ये ब्लैक कलर की इसकी आवश्यकता है इसको? नहीं है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये ब्लैक कलर को वापस कर देगा और जितने भी कलर है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेगा। तो इसलिए जब ब्लैक कलर यहां से वापस जाएगा तो वो हमारी आंख पर जाएगा, वहां रिफ्लेक्शन होगा और वो हमें ब्लैक दिखाई देगा। तो किसी चीज का विभिन्न कलर का दिखाई देना, ये भी क्या है, ये भी परावर्तन की एक घटना है। कोई आपको चीज ब्लू दिखाई दे रही है, कोई चीज आपको ब्लैक दिखाई दे रही है, ग्रीन दिखाई दे रही है, ये सब किसके कारण हो रहा है? ये सब परावर्तन के कारण हो रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हो रहा है। तो ये आपको 2 पॉइंट बताए कि परावर्तन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण क्या होता है। अब आगे की तरफ चलेंगे, अपवर्तन क्या होता है। यदि आप कोई ऐसा मीडियम लें जिसके आर पार प्रकाश जा सके, आप कहीं जल भरे और जल में आप एक प्रकाश की लाइट को डालें तो क्या होगा, कुछ हिस्सा वो रिफ्लेक्ट करेगा, परावर्तन करेगा, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, इसी के साथ साथ कुछ हिस्सा वापस ट्रांसमिट भी करेगा, किसी दूसरे माध्यम में चला जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम अपवर्तन बोलते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है परावर्तन के बारे में है, इसको ही हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा कि परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण में क्या अंतर होता है। तो किसी वस्तु का दिखाई देना, हम प्रकाश के कारण किसी वस्तु का दिखाई दे रहे हैं, उसका विभिन्न रंगों का दिखाई देना, ये सभी क्या हो रहा है, ये सभी परावर्तन की घटना है। परावर्तन के लिए कुछ इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। परावर्तन हमेशा कहां होगा, किसी प्लेन सरफेस से होता है। प्लेन सरफेस का मतलब किसी समतल सतह से होता है। परावर्तन हमेशा समतल सतह से होता है। अब क्वेश्चन यह है कि समतल सतह से ही क्यों होता है, क्या खुरदुरी सतह से परावर्तन नहीं हो सकता है? तो इसको आगे देखेंगे क्यों नहीं होता है। तो आपके सामने यहाँ प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश की लाइट है, और यहाँ हमने एक मीडियम को रख दिया। कोई ऐसा मिरर है जो है प्लेन नहीं है, जो कुछ इस प्रकार से है, ये एक मिरर है। तो जब प्रकाश की रेज इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, ध्यान से समझना आपको। यदि प्रकाश की रेज सपोज यहाँ पड़ रही है तो इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यदि प्रकाश की रेज यहाँ पड़ रही है तो इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रकाश की रेज यदि यहाँ पड़ रही है तो इसको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग दिशाओं में हो रहा है। तो हमें जब रिफ्लेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर अलग अलग दिशाओं में होगा तो हमें कहीं भी एक इमेज बनती हुई नहीं दिखाई देगी। यदि आपके सामने एक प्लेन मिरर ना लेकर एक खुरदुरा मिरर सा लिया जाए तो क्या आप अपने उसमें चेहरा साफ साफ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, आपको अपना चेहरा भी साफ साफ नहीं दिखाई देगा। इसका रीजन ये है कि परावर्तन जो है वो प्योर परावर्तन रिफ्लेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि वो मिरर प्लेन नहीं है, वो समतल नहीं है। उसके प्रत्येक पॉइंट पर हमें परावर्तन अलग अलग दिखाई देगा, अलग अलग जगह परावर्तन होगा। और किसी वस्तु का दिखाई देना तभी संभव होता है जब सारी परावर्तित किरणें किसी एक पॉइंट पर जाकर मिले। कैसे? ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर पर जहां भी प्रकाश की रेस पड़ेगी वो सारी की सारी रेस वापस रिफ्लेक्ट होगी किसी एक बिंदु पर। तो जहां भी ये प्योर रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्योर परावर्तन हो रहा है, तो इस केस में हमें यहाँ प्रतिबिंब दिखाई देगा और प्रतिबिंब हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो क्या चीज जरूरी है कि परावर्तन के लिए दर्पण कोई भी सरफेस कैसा होना जरूरी है, समतल होना जरूरी है, प्लेन सरफेस होना चाहिए। यदि वो प्लेन सरफेस नहीं है तो वहां परावर्तन नहीं होगा। अब इसके तो बच्चों आज की इस क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं। मैंने थोड़ा सा रिवीजन कराया, बेसिक बेसिक चीज पढ़ते जा रहे हैं। कोशिश ये करनी है कि चाहे हम थोड़ा कम क्लास लें, कम आपको समझाएं, कम टाइम की वीडियो,
लेकिन उसमें जितना भी आपको समझाया गया है वो अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। ये सब्जेक्ट तभी इंटरेस्टिंग बनेगा यदि आप इसके एक एक पॉइंट को समझेंगे, इसको सब्जेक्ट को जिएंगे आप ये समझेंगे कि हाँ जो हम ये परावर्तन ये देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो सब साइंस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम साइंस को समझते हैं तभी हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी तक आपको जो भी बताया गया है उसके बारे में आप पढ़िए, आप कहीं से भी हेल्प ले सकते हैं, पुरानी किताब हो वहां से पढ़िए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हैं, या जहां वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पर वहां के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।